तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डॉक्टर अमित आईएएस एचएस एकेडमी पे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो जो हमारा एग्जाम हुआ था एचपीएससी स्क्रीनिंग का एग्जाम जो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है 2 नवंबर को। उस एग्जाम की जो सोर्सेज हैं वो देखने जा रहे हैं किस तरह से जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता ही है कि 80 to 90% जो है क्वेश्चंस अपने बैच की क्लासेस से ही आए हैं। उसके अलावा जो सोर्सेज है वो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको ट्रस्ट बिल्ड हो। जैसे कि आप क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन है पाई के ऊपर, द वैल्यू ऑफ पाई इज इरेशनल। ये बिल्कुल सही बात है, पाई की वैल्यू इरेशनल होती है। जब मैंने आपको इरेशनल नंबर्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, जैसे √2 √3 पाई, ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और क्यों होते हैं ये? बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये आपको क्लास में एज इट इज करवाया गया था, आप देख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स में जब मैंने आपको समझाया था कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकते, उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था √2 √3 और पाई, जो कि आपको दिखाया गया था नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, आपको समझाया था अच्छी तरह। उसके अलावा आपको पूरा जो रैशनल इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर सब कुछ पढ़ाया गया था। साथ ही साथ डायरेक्ट पाई पे क्वेश्चन भी करवाया गया था, जो मैंने आपको क्वेश्चन लेके आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा नहीं है? तो उसमें ऑप्शन थे 1/2, पाई, -3, √9। तो आपको पता है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये करवाया गया था। सेकंड रीजन क्या है? इट कैन बी एक्सप्रेस फाइनाइट फ्रैक्शन। नहीं, ये फाइनाइट फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। 22/7 वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जो कि आप जैसे वो फ्रैक्शन में लिखते हैं, पर ये ओरिजिनली क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन अपने जो हमने पढ़ा था उसी में से डायरेक्ट हिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला डायरेक्शन सेंस टेस्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज समझाई थी लिख के, ताकि आप इन चीजों में गलती ना करें। स्पेशली जब साउथ की तरफ हम टर्न लेते हैं तो मैंने आपको समझाया था कि राइट साइड टर्न लेने से आप किस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड टर्न लेने से किस साइड जाएंगे। आपको सारी चीज समझाई हुई थी, बकायदा आपको करवाया भी हुआ था। असर्शन क्या दे रखा है इसमें? इन डायरेक्शन बेस्ड रीजनिंग फेसिंग साउथ एंड टर्निंग लेफ्ट मींस फेसिंग ईस्ट। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में जब आप साउथ को फेस करते हैं, उसका फेसिंग साउथ एंड टर्निंग लेफ्ट, जब साउथ में फेस है और आप लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो आप कौन सी दिशा में फेस करेंगे? ईस्ट। एज इट इज लाइन, सेम टू सेम लाइन आपको मैंने अलग से लिखवा के समझाई थी, डिट्टो की डिट्टो लाइन कॉपी पेस्ट हुई है। यहाँ पर देखिए, इफ ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट देन ही विल, जब व्हेन अ पर्सन इज फेसिंग साउथ, जब पर्सन साउथ फेस कर रहा है तो अगर वो अपने लेफ्ट में मुड़ता है देन ही विल फेस ईस्ट, सेम टू सेम लाइन। इन डायरेक्शन बेस्ड फेसिंग साउथ एंड टर्निंग लेफ्ट मींस फेसिंग ईस्ट, ये आपको समझाया गया था अच्छी तरह। ठीक है, तो फर्स्ट तो आप कर ही लेंगे, बिल्कुल सही है। सेकंड, टर्निंग लेफ्ट ऑलवेज मीन मूविंग क्लॉकवाइज। लेफ्ट टर्न, जब ये देखिए यहाँ नॉर्थ, अब जब आप लेफ्ट टर्न करेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ना कि आप क्लॉकवाइज जाएंगे। ये भी आपको पूरा समझाया हुआ था। देखिए, नॉर्थ से जब आप राइट मुड़ेंगे तो आप जाएंगे क्लॉकवाइज, बट जब आप नॉर्थ से या फिर किसी भी डायरेक्शन से आप जब लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप किस साइड जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपको समझा रखी थी बहुत अच्छी तरह, ये उसकी डिपिक्शन है। तो रीजन क्या है आपका? रीजन रॉन्ग है। क्यों? टर्निंग लेफ्ट ऑलवेज मूविंग क्लॉकवाइज स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। समझे? चलिए, तो ये हमने एक क्वेश्चन देख लिया। आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी मैं यही कहूंगा कि हमने कर रखा है, बट क्वेश्चन इजी इजी भी है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि आसान क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट एज इन जो हमने किया था वो हमने जो हम देख रहे हैं कि हमारे पढ़ने का क्या बेनिफिट हुआ, या फिर इतना जो हमने टाइम एनर्जी लगाया उसका कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं। देखिए, मिरर इमेज क्वेश्चंस ऑलवेज, मिरर इमेज क्वेश्चंस ऑलवेज रिवर्स लेफ्ट एंड राइट ओरिएंटेशन। जो मिरर इमेज के क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा ऑलवेज रिवर्स लेफ्ट एंड राइट ओरिएंटेशंस, जो लेफ्ट और राइट ओरिएंटेशंस होते हैं उनको रिवर्स करते हैं। सही बात है। जैसे देखो, ये मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन और पढ़ो आप, तब आपको दोनों चीज समझ आएंगी। दे ऑल्सो रिवर्स टॉप एंड बॉटम ओरिएंटेशन। जो मिरर इमेज में होता है, जो मिरर इमेज के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये जो टॉप और बॉटम के ओरिएंटेशन है उनको भी उल्टा कर देता है। ये स्टेटमेंट गलत है आपकी। क्यों? क्योंकि देखिए, मिरर, अब ये मिरर इमेज में जो लेफ्ट और राइट ओरिएंटेशन है उनको रिवर्स कर दिया, सही बात है। पर जो टॉप एंड बॉटम ओरिएंटेशन है वो किस में रिवर्स होती है? वो आपकी वोटर इमेज के क्वेश्चंस में रिवर्स होती है, जब आप वोटर इमेज निकालते हैं। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है टॉप एंड बॉटम ओरिएंटेशन क्या मिरर इमेज से होता है? नहीं, टॉप एंड बॉटम का ओरिएंटेशन आपका वोटर इमेज से होता है। तो रीजन इज इनकरेक्ट, बट जो असर्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये भी हमने किया था। जैसे आपको देखो एग्जांपल करवा रखे हैं, ये आपको दिख रहा है मिरर इमेज, तो इसकी लेफ्ट और राइट ओरिएंटेशन को हमने रिवर्स कर रखा है। ठीक है, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। उसके अलावा ये आपको मिरर इमेज के क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो प्रॉपर हमने इस चीज की प्रैक्टिस की थी। हमने छोटा टॉपिक समझ के इसको नहीं छोड़ा था, इसको भी प्रॉपर्ली एड्रेस किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। अब ये क्वेश्चन आप कहोगे बिल्कुल डायरेक्ट हिट है फॉर्मूले से, और मैंने जब क्लास ली थी तो मैंने बताया था वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो ये M1D1 वाला फॉर्मूला है, M1D1H1/W1 वाला, जो आपको देखो इसमें दिख भी रहा होगा। मैंने लिख रखा है M1 मैन कैन डू W1 वर्क इन D1 डेज। उसके नीचे फॉर्मूला, और मैंने इस पे लिख रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, और HCS का फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बताया था। और ये क्वेश्चन एज इट इज जो है आपका आया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या पूछ रखा है, 3 टाइपिस्ट हैं। ठीक है,
टाइप 216 पेजेस, 216 पेज टाइप करते हैं, तो वर्क क्या हो गया, वर्क हो गया आपका 216 पेजेस, कितने दिन में, 4 डेज में, और कितने आवर, 8 आवर। तो बस आपको वैल्यू पुट करनी थी। 3 टाइपिस्ट में M1 में क्या पुट करोगे, 3 टाइपिस्ट, D1 में 4 डेज और आवर्स 8 आवर्स, डिवाइडेड बाय वर्क कितना हुआ 216 पेजेस। जैसे देखिए आपको डायरेक्टली पुट करना था बस वर्क M1 D1 H1 बाय W1, जो कि आपको बता रखा था मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपका आएगा ही आएगा पेपर में, और वो एज इट इज आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो M1 में आप क्या पुट करोगे, 3 टाइपिस्ट थे, कितने दिन के लिए काम किया, 4 डेज के लिए काम किया, और कितने आवर्स, 8 घंटे के लिए काम किया। और काम किया क्या, 216 पेजेस जो है वो टाइप करे। इसके इक्वेट करोगे आप सेम टू सेम, क्या, हाउ मेनी पेजेस, 6 टाइपिस्ट, 6 लोग 2 दिन में कितने घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके कितने पेजेस टाइप कर सकते हैं, तो W2 आप इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल लोगे। इतना आसान आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको करना था। उसके अलावा अगर आपको ये फॉर्मूले के बाद आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया था बकायदा, 5 बॉयज कैन प्रिपेयर 10 डोज वर्किंग 6 डेज फॉर 6 आवर्स, सेम चीज है, 5 बॉयज, ये टाइपिस्ट समझ लो, कितने दिन काम किया, 6 दिन, कितने घंटे, 6 घंटे, और क्या बनाया 10 डोज, इन्होंने क्या किया, पेज टाइप। तो सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए गए थे। जो बैच के स्टूडेंट्स हैं वो इसको अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमने सारी चीजें प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये तो हमने विद इन 10 मिनट्स ऑफ जो हमारा डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन का चैप्टर स्टार्ट हुआ था, उसके स्टार्टिंग के 10 मिनट में हमने कर लिया था, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि हमें पता था कि भाई पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, तीनों चीज आपको मैंने समझा दी थी कि भाई जब आप बार ग्राफ की, पाई चार्ट की बात करोगे, पाई चार्ट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। जैसे देखो मैंने लिख रखा है 30 डिग्री 60 डिग्री, हाउ मच परसेंटेज है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये आपका प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, पाई चार्ट। ठीक है, देखिए ये जो पाई चार्ट आपका है, ये क्या दिखा रहा है, प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, जो मैंने आपको इसमें समझाया था, बिल्कुल प्रॉपर्ली बोल के भी बताया था। ठीक है, बार ग्राफ, अब बार ग्राफ जो मैंने आपको समझाया था, तो मैंने आपको बताया था, ये रहा हमारा बार ग्राफ, ये क्या करता है, क्वांटिटीज को कंपेयर करता है, एक्स और वाई एक्सिस पे क्या क्या क्वांटिटीज किस तरह से हो रही हैं, क्वांटिटीज को कंपेयर कौन सा करता है, आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या करता है, कंपेयर्स क्वांटिटीज। लाइन ग्राफ ट्रेंड दिखाता है, ये भी आपको बताया था कि लाइन ग्राफ ऊपर नीचे होता है। जब हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ट्रेंड ही दिखाया जाता है आपको। ठीक है, तो ट्रेंड दिखाया जा रहा है इस तरह से लाइन ग्राफ के द्वारा। तो ये आपके क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया, ये वाला भी बिल्कुल बेसिकली क्लास से ही आया हुआ है। आई होप आप इस चीज को भी समझ रहे होंगे। चलिए, अब ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी तो जब हमने स्टार्ट किया तभी आपको समझाया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, फेवरेबल आउटकम प्लस नॉन फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो जो मैंने आपको डिपिक्शन से भी बताया था, क्या डिपिक्शन से, पी ऑफ ई होने का प्लस पी ऑफ ई ना होने का 1 है, समझे, मतलब टोटल इवेंट क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा और नॉन फेवरेबल आउटकम होगा। तो टोटल इवेंट में क्या आएगा आपका, फेवरेबल और नॉन फेवरेबल, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट। ठीक है, यही तो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो फर्स्ट देखो, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इवेंट इज ऑलवेज 1। ठीक है, ये वाला सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 1, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की 1 कैसे हो सकती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज 1, ये तो सही है, जो मैंने आपको बताया था, पी ऑफ ई प्लस नो पी ऑफ नो टी मतलब नॉन फेवरेबल इवेंट 1। बट जो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा 1 होगी, नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट जो होगा, जो कभी हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी थी। आई होप आप ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अब टाइम वर्क का डायरेक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। जब आप इस टाइम एंड वर्क के टाइप को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो हमने क्लास में किया था, ए बी एक काम को, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 120 days, इफ बी अलोन कैन डू इट 180 days, हाउ मेनी डेज ए एंड सी विल डू इट टुगेदर। ये आपको प्रॉपर्ली मैंने जो फ्लो चार्ट से समझाया हुआ था उससे कर सकते थे। इसको भी ऐसे करना था, ए बी के आगे क्या, कितने दिन में, 12 डेज में, बी सी के आगे 15 डेज में, ए सी के आगे 20 डेज में। प्रॉपर फ्लो चार्ट से किस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और ये तो एक क्वेश्चन दिखाया मैंने, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस और हमने किए थे जब बैच में क्लासेस की थी। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और किए थे जिसमें ये ए बी सी तीनों के मिलकर किस तरह से काम करेंगे वो भी आपको करवाया हुआ था। तो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमने, मतलब इसको ये कह लीजिए, ये किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, हर टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ये आप आराम से कर सकते थे। कैसे, आपको 3 वही बनाना था, कैसे, जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था, जैसे ये फ्लो चार्ट दिखा रखा है, इसी तरह से ए बी सी वाला फ्लो चार्ट बनता, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी। ठीक है, तीनों का फ्लो चार्ट बन जाता। इसके बाद आप तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते,
फ्लो चार्ट से जो सबसे आसान मेथड है एफिशिएंसी निकालने का, एफिशिएंसी निकाल लेते, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो आ जाती, उससे जो टोटल काम है उसे डिवाइड करते, तो आपको क्या आ जाता, कितने दिन में काम होगा, फिनिश वर्क, कितने दिन में वर्क फिनिश होगा। तो बेसिकली हमारी वीडियो जो है ये सोर्स ट्रेसिंग की वीडियो है, इसमें हम सोल्व करेंगे तो काफी ज्यादा हमें टाइम लग जाएगा, मतलब एक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं सोर्सेज, क्योंकि जो बैच के स्टूडेंट्स उन्हें पता ही है, और आई होप उन सभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमने हर चैप्टर के स्टार्टिंग में जब किया है, तो चैप्टर का क्रक्स ही यही होता है, तो इसमें कुछ सोर्सेज नहीं है, इसमें तो मतलब क्या सोर्सेज है, तो देख के ही आपको पता चल रहा है कि ब्लड रिलेशन किसके लिए होता है, फैमिली ट्री पजल, आप ब्लड रिलेशन पढ़ोगे तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जो ब्लड रिलेशन होता है इसको किससे कनेक्ट करोगे, फैमिली ट्री पजल से, बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट को डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन से। तो और उसके अलावा जो जैसे आप 3 और 4 देखो, आपको 3 और 4 साफ साफ दिख रहा है, 3 का डी है, 4 का आपको दिख रहा है ए है, बस। तो अब 3D 4 है, अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज भी हो तो भी, वैसे तो कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रॉसवर्ड क्या होता है, वर्डिंग, वर्ड पजल होता है, आपको साफ साफ दिख रहा है वर्ड इसके अंदर। और सुडोकू जो आपको बचपन से आता था, जो आपके न्यूज़पेपर्स में भी आता था, ठीक है, अखबार में सुडोकू आता है, उसके अलावा जो छोटे फोन होते थे उसमें भी पहले सुडोकू देखा जाता था। सुडोकू आपको पता है ये नंबर पजल होता है, जो कई लोग जिनको इंटरेस्ट होता है वो सोल्व करते हैं, आज भी सोल्व करते हैं इवन लोग, जो न्यूज़पेपर्स में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट का बी आपको साफ साफ दिख रहा है, सेकंड का सी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये तो बिल्कुल बेसिक था और आप सभी का ये सही होना चाहिए था, चाहे आपने पढ़ाओ ना पढ़ाओ, बट इस क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना था। ठीक है, अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है, ये हमने इस पे प्रॉपर अटेंशन दी है और प्रॉपर फोकस दिया था, इसके लिए प्रॉपर क्लास दी गई थी। जो टॉपिक लोग इग्नोर करते हैं उस टॉपिक से एचपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, और ये दोनों क्वेश्चन के सेम टू सेम टाइप हमने कवर किए हुए थे, क्योंकि हमने इस चैप्टर को इग्नोर नहीं किया, क्योंकि एचपीएससी कभी भी पूछ सकता था। साफ साफ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आप ये असर्शन देखो, इन लॉजिकल रीजनिंग अजम्पशन इज थिंग टेकन फॉर ग्रांटेड, ये बात सही है भाई, अजम्पशन को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, क्योंकि तभी तो अजम्पशन है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कुछ, जो राइटर है वो कुछ अज्यूम कर रहा है, उस बेस पे वो क्वेश्चन देता है, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है। ठीक है, बट सेकंड ऑप्शन देखो, कंक्लूजन आर आल्सो अजम्पशन, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसमें कई बच्चों को डाउट हुआ, पर जिन्होंने पढ़ रखा था उन्हें डाउट नहीं हुआ होगा। कंक्लूजन आर आल्सो अजम्पशन, ये बात गलत है, कंक्लूजन अजम्पशन नहीं होता है, कंक्लूजन वो होता है जो आप डिराइव करते हैं, जो कि आपको साफ साफ दिख रखा है। देखो, should not make any assumption while answering the statement conclusion based question, जब आप स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन जब आप आंसर करना चाहेंगे, तब आपको कोई भी जो है assumption नहीं लेनी है। वही लाइन जो है इस तरह से इन्होंने बनाई हुई है कि कंक्लूजन ऑल्सो assumption नहीं, कंक्लूजन assumption नहीं होता, क्योंकि आपको जब मैंने पढ़ाया था तो साफ साफ बताया था, याद रखना, रिमेंबर रखना कि शुड नॉट मेक एनी assumption while answering the statement conclusion based question, जैसे हिंदी में भी आप देख सकते हैं, कथन और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों को उत्तर देते समय कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए, कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। तो कंक्लूजन अजम्पशन होते हैं, गलत बात है, असर्शन बिल्कुल सही है। इन लॉजिकल रीजनिंग अजम्पशन आर थिंग टेकन फॉर ग्रांटेड, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आप इसे समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन हमने कर लिया कवर। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, जो चैलेंज होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है आपने चैलेंज कर भी दिया होगा और चैलेंज होगा भी है, इस क्वेश्चन को आपको जरूर से चैलेंज करना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, इन डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आंसर कैन ऑलवेज बी फाउंड फ्रॉम अ सिंगल स्टेटमेंट। देखिए क्या लिख रखा है, इन डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आंसर कैन ऑलवेज बी फाउंड, हमेशा पाया जा सकता है, कैन ऑलवेज बी फाउंड फ्रॉम अ सिंगल स्टेटमेंट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही स्टेटमेंट से आंसर तक पहुंच जाएं। जो हमने डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन करे थे, देखिए जैसे ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो हमने ब्लड रिलेशन में किए थे, और लगभग हर चैप्टर में हमने कोशिश करी है कि डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन डाले जाएं, तो वही हमने किया था। जैसे देखो, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये होते हैं डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन जो हमने किए हुए थे। उसके अलावा इस चीज का आपको ध्यान रखना था कि इन डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आंसर कैन ऑलवेज बी फाउंड फ्रॉम अ सिंगल स्टेटमेंट, बिल्कुल गलत बात है भाई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें हमें दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर जो है वो आंसर लेके आए थे हम, जरूरी नहीं है कि एक स्टेटमेंट से आ जाए। उसके अलावा ये भी ओनली वन कंक्लूजन में फॉलो और ऑल द कंक्लूजन में फॉलो, ये बात भी आपको ध्यान रखनी थी। या तो एक मतलब या तो एक स्टेटमेंट फॉलो कर सकती है, एक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या सभी स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड हो सकती है, कुछ 2 की या 3 की। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड, मल्टीपल स्टेटमेंट आर नेवर रिक्वायर्ड टू इन लॉजिकल रीजनिंग, गलत बात है। लॉजिकल रीजनिंग में मल्टीपल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। ये इस तरह से कि मल्टीपल स्टेटमेंट कभी रिक्वायर नहीं होती, नहीं, ऐसा कई बार हुआ है कि दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाकर हम आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसमें आंसर आना चाहिए नीदर वन नोर टू, ना तो एक ना ही दो, ये आंसर आना चाहिए, बट इसमें ऑप्शन में है ही नहीं कि ए असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। तो इस क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है, बिकॉज ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ठीक है, इसमें ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं दिया गया, क्योंकि नीदर वन
नोट 2 आपको आपका आना चाहिए था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारी एकेडमी एज एकेडमी जो आपको वीडियो दी प्रोवाइड की गई थी, जिसमें आपको बताया गया था क्या कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज होंगे, तो वन ऑफ द क्वेश्चन था जो कि चैलेंज किया गया है और आप स्टूडेंट ने भी इस क्वेश्चन को चैलेंज किया होगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाला क्वेश्चन जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम प्रिंसिपल टाइम एंड रेट, नहीं हमेशा नहीं होता। पीरियड ऑफ 1 ईयर जो होगा, पीरियड ऑफ 1 ईयर के बाद ये देखने को मिलता है, बट 1 साल से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आपके सेम ही रहते हैं, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो कंपाउंड होता रहे बढ़ता रहे। कंपाउंड इंटरेस्ट एड्स इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल पीरियोडिकली देयर बाय अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाता है, जैसे हमने यहाँ पे भी समझा था कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको मिल रहा था पहले 100, उसके बाद 10% इंटरेस्ट मिला 10, 110, अब 110 पे इंटरेस्ट मिलेगा। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको समझाया गया था। आई होप इस चीज को भी आप समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपने दे दिया होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि 1 साल तक तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग मतलब क्या बिल्कुल सेम ही रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, बट 1 साल बाद जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, रीजन सही है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना था, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे एक A sum triples itself in 15 years at simple interest, एक सम जो 15 साल में अपने आप को ट्रिपल कर लेता है, कितने साल में वो अपने आप को डबल कर लेगा सेम रेट पे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया गया था। हाँ ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नहीं था कि आप कह दें कि ट्रिपल कर लिया उसके बाद कितने सालों में उसको डबल कर लेगा, बट इस टाइप का सेम क्वेश्चन था। सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, कोई मनी है सिंपल इंटरेस्ट पे डबल कर लेती है खुद को 7 साल में, ठीक है। तो इट विल 4 टाइम्स कब होगी, ये 4 टाइम्स कब होगी, इस तरह से क्वेश्चन आपको करवाया गया था। बट अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया था या फिर ये जो हमने सॉल्यूशन किया था उसको समझ लिया था, तो आप इस क्वेश्चन को उसी वे से आराम से आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो ये वाला हमने देखा था कि मनी सिंपल इंटरेस्ट पे डबल होती है 7 साल में, तो 4 टाइम्स कितने में होगी, इसमें कह दिया ट्रिपल्स होती है 15 ईयर्स में, तो वो डबल कब होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का नेचर सेम है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम टाइप का नहीं है, बट इस मेथड को समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे, ठीक है। चलिए इसके बाद ये देखिए, ये बिल्कुल ये आपको साफ साफ चीज समझाई हुई थी, बताई हुई थी, और आई होप आप सभी ने सही भी की होगी। In problems of clock reasoning, when the minute hand is at 12, the angle between the hands equal to 30 degree multiplied by the hour. जब क्लॉक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो जब मिनट हैंड 12 पे होता है, द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज इक्वल टू 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय आवर, यही आपको बताया हुआ था, आवर्स को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आवर किससे मल्टीप्लाई होता है 30 डिग्री से, ये आपको इसमें समझाया हुआ था, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट पर्टिकुलर टाइम पे, और उसके बाद उसका फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ था। सेकंड, ईच आवर मार्क क्लॉक रिप्रेजेंट 45 डिग्री, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हर एक आवर मार्क 45 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। हर एक आवर मार्क कितने डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, लगभग आपका 30 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ठीक है चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये वाला क्वेश्चन हमने जब स्टेटमेंट कंक्लूजन वगैरह किया था तो मैंने आपको वर्बली बताया था, बट हाँ ये है कि इसको बिल्कुल प्रॉपर्ली लिख कर नहीं बताया गया था कि कॉन्ट्राडिक्शन ऑलवेज फॉल्स होता है, कंटीजेंसीज कभी ट्रू कभी फॉल्स होती है, तो एज इट इज आपको लिख के नहीं बताया गया था। बट जब हम समझ रहे थे तब हमने इन चीजों का जिक्र किया था कि किस तरह से जो कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह है वो किस तरह से होते हैं, और टोटोलॉजी में हमेशा ही स्टेटमेंट ट्रू होती है। हाँ बट इसका जो है आपको यूं कह सकते हैं कि जब बोर्ड पे है उस पर आपको लिखकर नहीं बताया गया था, ठीक है। जो है वो है, पर हमने बातों में किया था, अगर आपने ढंग से क्लासेस सुनी होंगी तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाते। If two statements contradict each other, both cannot be true at the same time, सही बात है। अगर दो स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें तो दोनों ट्रू कैसे होंगे, दोनों ट्रू नहीं होंगे। इन लॉजिकल रीजनिंग टोटोलॉजी ऑलवेज ट्रू होती है, ये बात बिल्कुल सही है। टोटोलॉजी हमेशा ट्रू होती है और कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा फॉल्स होता है। अ कॉन्ट्राडिक्शन इज ऑलवेज फॉल्स। अ कंटीजेंसी इज समटाइम्स ट्रू समटाइम फॉल्स, कंटीजेंसी समटाइम्स ट्रू होती है समटाइम्स फॉल्स होती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट आपकी सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चलिए तो इसके बाद शायद ये लास्ट क्वेश्चन रह चुका है। हाँ लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला भी जो है हमने टॉपिक प्रॉपर्ली कवर नहीं किया था, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अभी तक एचपीएससी ने पूछा नहीं था, बट फिर भी जो हमने बाकी के सारे क्वेश्चन देखे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर रखे थे। बस इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर द स्प्रेड ऑफ डाटा फ्रॉम द मीन, बिल्कुल सही बात है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है क्या मेजर करता है, जो डाटा का स्प्रेड है मीन से कितना दूर है, मीन से कितना स्प्रेड है वो मेजर करता है। बट अ स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन
अ स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन इंप्लाइज हायर वेरिएशन डाटा, गलत बात। जो स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन है ये कम वेरिएशन दिखाता है, स्मॉल वेरिएशन दिखाता है डाटा से। क्या दिखाता है? स्मॉल वेरिएशन दिखाता है, किससे? डाटा से। तो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट वन इज ट्रू, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्प्रेड ऑफ डाटा मीन से कितना स्प्रेड है उसको कैलकुलेट करता है, मतलब उसको मेजर करता है। तो आ गया था क्वेश्चन, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन वाले पूरे टॉपिक को अब हम डिस्कस कर लेंगे जब भी हमारी क्लासेस होंगी, उसमें पूरा इस जो एक क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग देखने को मिला कि भाई थोड़ा हटके था कि आज तक नहीं आया और प्रॉपर्ली इस तरह से मेंशन भी नहीं है, बट इसको हम पूरा प्रॉपर्ली अब प्रॉपर्ली क्वेश्चन के टाइप को कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की सारी चीजें पढ़ लेंगे और मीड मोड मीडियन को और ज्यादा डेप्थ में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यही थे हमारे जो स्क्रीन टेस्ट हुआ था 2 नवंबर को, उसके क्वेश्चंस। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद। थैंक यू सो मच एवरीवन।